हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश पायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग कुछ स्पेशल स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश पायर वह प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत ही सारे एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट मिलता है जो कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीपीएससी तैयारी 4 से रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट। अब आ चुका है आपके सामने बीपीएससी तैयारी 4 के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, और आज के क्लास में हम लोग 30 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप कितना तैयार है अपने एग्जामिनेशंस के लिए और कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप आज के क्लास में सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना, एंड तक वीडियो में बने रहना और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज का हमारा मोटिव है कि आप इन सभी चीजों को जो हमारे चैनल पर सिखाया जाता है उसे आप सबसे पहले लर्न करें, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें और फिर लास्ट में आप सक्सीड कर जाए, क्योंकि इंग्लिश पायर हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा और सारी चीज़ों को एक एक करके एकदम सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। तो एंड तक बने रहें और देखते रहें। आज के इस क्लास में जो भी 30 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने लाया हुआ है, मॉक टेस्ट को जरूर देखें और सेफ स्कोर को अपने एग्जामिनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चूज करना है, बताना है। सबसे पहला है ही डू नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक्स टी, ही डज नॉट लाइक टी या ही नॉट लाइक टी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सेंटेंस है। अब देखो दोस्तों, एक बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि जब भी डू और डज का इस्तेमाल होता है तो कभी भी V5 का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। ही के साथ डज नहीं लगता, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर तो डू और डज किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब होगा ही डज नॉट लाइक टी। ये आपका सही आंसर होता है ना। बाकी विशेष जो आप रूल्स पढ़ने हैं तो आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब देखो कुछ कुछ हिंट्स होते हैं जब भी हम टेंस पढ़ते हैं। यदि यहाँ पर एवरी डे लिखा रहेगा या डेली लिखा रहेगा, जब हम डेली हैबिट की बात करते हैं तो ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी के साथ हम वर्ब 5 यूज करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, ना कि कुछ और। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। एकदम फटाफट जवाब देते जाइए कौन सा सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, इसका जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में दो। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है। देखो, अब देखो समझते हैं। नाइदर का मतलब पहले समझना पड़ेगा ना। नाइदर का मतलब और एक होता है आइदर। देखो, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, है ना। दो में से कोई नहीं की बात करता है। और आइदर का मतलब होता है दो में से एक। ठीक, तो आइदर या नाइदर जब भी होगा तो ध्यान रखना है ये हमेशा सिंगुलर के जैसा रिएक्ट करता है ना। लेकिन नाइदर ऑफ द बॉयज हमेशा रखना, जब भी नाइदर होगा और बीच में ऑफ होगा तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब बहुत प्लूरल होगा तो उसमें से कोई नहीं, एक में से कोई नहीं क्या हो सकता है, इसीलिए ये प्लूरल में होगा। ध्यान रखना यहाँ पर टू की बात करता है सिर्फ, यहाँ पर टू ही। और यदि टू क्लैरिफाइड नहीं है तो यहाँ पर यदि वॉइस लिखा है तो आप दो ही की बात समझेंगे, क्योंकि नाइदर हमेशा दो में से किसी और नहीं की बात करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर नाइदर ऑफ द बॉयज हैव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर बन रहा है तो इसके साथ हमारा क्या लगना चाहिए? हैज़ लगना चाहिए, है ना। और हैज़ के साथ फिर यहाँ देखो हिज लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमारा जो एरर होगा वो हैव नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए। ऐसा ही आइदर के साथ भी होगा। तो इन सब बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर वॉचिंग अ मूवी। आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। देखो, पैसिव वॉइस कैसे बनता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा अ मूवी। अ मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगने वाला है इज। यहाँ दे के साथ लगा है आर, लेकिन अ मूवी के साथ इज। पैसिव वॉइस बनाते समय कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिंग यूज करते हैं। उसके बाद V3 जो कि बन जाने वाला है वॉच्ड बाय, और दे का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब देम। तो हो जाएगा अ मूवी इज बिंग वॉच्ड बाय देम। अब आपको देखना फटाफट, ऐसे क्वेश्चंस में आप तुरंत ये भी एलिमिनेट कर सकते हो कि यदि आपको कहीं भी दिख जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और यदि आपको बिंग दिख रहा है तो यही आपका सही जवाब होगा। बाकी कहीं भी बिंग नहीं दिख रहा है तो ये सारे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ही इज डैश
ऑनेस्ट मैन, आपको एक करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। देखो यहाँ पर है ऑनेस्ट, अब ध्यान रखना है ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वोवेल है। देखो कभी भी याद रखना कि आर्टिकल फिल करते समय इंग्लिश वोवेल्स पर आप ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं आप उस पर ध्यान देंगे। वोवेल्स में हम याद करते हैं अ से लेकर के अ तक, जबकि ये जो होता है वो क से लेकर ग तक होता है। यदि साउंड इनके बीच का है तो आप एन फिल करोगे और इसके बीच का है तो अ फिल करोगे। तो हमारा जो साउंड है वो अ करके आ रहा है, ऑनेस्ट मैन, न कि हॉनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट चूंकि इसके बीच का है तो हमारा सही जवाब क्या होगा, एन हो जाएगा, और इस तरह से एन आर्टिकल विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जस्ट वेट प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। आई सेड आई एम बिजी। अब आपको नरेशन करना है, फटाफट इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो आई सेड आई एम बिजी कैसे बनाएंगे, देखो ही सेड, तो ही सेड का सेड ही रहेगा। इन दोनों को यूज़ करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन दैट यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो ही सेड दैट, अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बनता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आई के साथ एम, लेकिन ही के साथ इज होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पर भी पास्ट में लिखेंगे, ही वाज बिजी हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो फटाफट, ही सेड दैट ही वाज बिजी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रहा होगा। यहाँ टोल्ड है, अब टोल्ड कब होता है, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना। सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ही सेड टू मी, तब हम यहाँ पर क्या कर देते, टोल्ड कर देते, अदरवाइज सेड सही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वर यू। ध्यान रखना ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो मैं उस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट कर लेता। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इस तरह से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रहे, यहाँ वर हो तो यहाँ पर विल नहीं यूज करते, हमेशा इसका पास्ट फॉर्म वुड का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये भी एक तरह से इमेजिनेशन को शो करता है। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में वुड ही आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। देखो एबंडेंट का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एबंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अब इस तरह से कौन सा है, स्कार्स का मतलब हो जाता है कमी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब यहाँ पर भी कमी की बात हो रहा है, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यहाँ पर भी कमी की बात करता है। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए, सिनोनिम बताना है, तो प्लेंटी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सी इज़ गुड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। सी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स यदि आप करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होता है, ना कि इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड सही है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में से इसमें कौन सा सही वर्ड आपका बनता है। तो ध्यान रखना है अकोमोडेशन जो होता है इसमें आपका सही, आई होप कि ये सही होना चाहिए। अकोमोडेशन जो है उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सही है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब ये देखो, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि शांत रहो, है ना, शांत रहने के लिए कहा, तो सिर्फ बी नहीं आ सकता, उसके साथ टू आना चाहिए। तो टू बी क्वाइट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू बी क्वाइट, शांत रहने के लिए कहा। ठीक है, तो टू बी होगा, ना कि सिर्फ बी होगा। नेक्स्ट, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। आपको बताना है इसमें से डिग्री चेंज करते हुए कौन सा सही है। आपको ये कंपैरेटिव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, राम इज टॉलर भी सही है देन एनी अदर बॉय। अच्छा, इसमें तो ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द यूज नहीं करेंगे फिलहाल। एंड यहाँ पर यदि सुपरलेटिव यूज हुआ है तो उसके पहले द यूज होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं होगा। और टॉलेस्ट के साथ देन भी नहीं लगेगा, तो इसमें एरर है। राम के साथ इज ही नहीं है, तो ये भी एरर है, इसमें भी एरर है। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो अब देखो, आप एलिमिनेट कर करके भी आप सारे आंसर्स को बहुत ही अच्छे से दे पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है, आपको पूछ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा अर्थ, अपोजिट वर्ड बताना है आपको एक्सपैंड का। अब एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना, बढ़ना, किसी चीज़ का विस्तार करना। अब देखो, इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा होना, ब्रोडन का मतलब होता है चौड़ा करना, किसी चीज़ को फैलाना, और एक्सटेंड का मतलब भी होता है फैलाना।
लेकिन आपको एंटो पूछा है ना, उल्टा अर्थ पूछा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ठीक है ना। तो एक्सपैंड का जो उल्टा होगा ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज इल डैश ही अटेंडेड द क्लास। आपको सही कंजंक्शन यूज करना है। देखो बट जो होता है ना, ये विरोधाभास को बताता है। मतलब ही वॉज इल, वह बीमार था लेकिन उसने क्लास अटेंड किया, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि उसने क्लास अटेंड किया, नहीं। वह बीमार था इसलिए उसने क्लास अटेंड किया, बिल्कुल गलत। वह बीमार था फिर भी उसने क्लास अटेंड किया। तो ऑल दो का मतलब हालांकि या फिर भी के सेंस में जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है लेकिन इसका रिजल्ट होता है ये। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब क्या होगा? ऑल दो विल बी द राइट आंसर। आपको सेंस समझना पड़ेगा कि सेंटेंस हमें क्या कहने की कोशिश करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। मेरे दोस्तों में से एक जो है वो मेरा फ्रेंड, सॉरी वो डॉक्टर है। अब देखो इसमें बहुत ही बारीक सा अंतर है, बहुत ही बारीक सा क्वेश्चन, एरर आपको देखने को मिल सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्तों में से एक। अब मेरे दोस्तों में से एक है तो यहाँ पर सिर्फ माई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, माई फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि जब ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे तब में उसमें से हम एक को छाट सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। तो एरर जो है हमारा फ्रेंड वाले पार्ट में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली, स्कार्सली, इन सब के साथ ऑलवेज रिमेंबर कि हार्डली रहे, ठीक है, या स्कार्सली रहे। इन सब के साथ आपको क्या यूज कर लेना है? आपको यूज कर लेना है व्हेन, ठीक है ना। तो हार्डली के साथ क्या यूज होना चाहिए था? व्हेन यहाँ पर सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ओबे का मतलब होता है कहना मानना। तो यहाँ पर कहना मानना चाहिए के सेंस में आ रहा है, तो शुड विल बी द राइट आंसर। यदि यहाँ पर मस्ट भी रहता तो मस्ट भी सही हो जाता, लेकिन शुड है, मस्ट है ही नहीं, तो हमारे लिए सही जवाब कौन सा होगा? शुड विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट वेट प्लीज। हाँ, क्वेश्चन है शी शेड। एक और नरेशन का क्वेश्चन आ चुका है। शी शेड विल यू हेल्प मी। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच पे जब भी हम बदलते हैं, अब यहाँ पर कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, असर्टिव नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? शी का सी ही लिख देंगे। जब भी यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पर हम यूज करते हैं आस्क्ड, और दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन यूज करते हैं इफ या तो वेदर। तो यहाँ पर हम इफ इज इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम इस सेंटेंस को वर्ड ऑर्डर करते हैं, मतलब बिल्कुल सीधा करके लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के सेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको वर्ड ऑर्डर करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा एंड ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो शी के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? उसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी पर्सन में डाल सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस चूंकि फर्स्ट पर्सन में, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में डाल दिया। तो यहाँ पर यू विल हेल्प मी बन जाएगा, आई विल बदल जाएगा वुड में, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, और मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो देख लो अब सही आंसर कौन सा है। सी आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल पे बने रहेंगे। हम लोग इसको ला करके और सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क। उसको हार्ड वर्क के थ्रू सफलता मिला, है ना। उसको हार्ड वर्क के जरिए सफलता मिलती है। तो ध्यान रखना है जब भी सक्सीडेड हो तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? थ्रू विल बी द राइट आंसर। चलो, ही सीनियर देन मी। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। सीनियर हो, जूनियर हो, माइनर, इस तरह से जो भी चीज़ें होती है, इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी हम देन का इस्तेमाल नहीं करते। देखो याद रखना कौन कौन से वर्ड, सीनियर याद रखना है, जूनियर याद रखना है, प्रीफर याद रखना है, प्रीफर, इन्फीरियर याद रखना है। ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स है जिसके बाद हमेशा कंपैरिजन करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इसके बाद आप देन नहीं लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर सीनियर के बाद देन नहीं, क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारा सही जवाब पहला हो जाएगा, सीनियर टू मी हो जाएगा, ना कि सीनियर देन मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर।
उसने लास्ट ईयर स्मोकिंग को छोड़ दिया। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? गेव अप। गेव अप मतलब या गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। गिव अवे का मतलब होता है भाग जाना। और गेव आउट का मतलब भी छोड़ देना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गेव अप मतलब होता है छोड़ देना। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो गेव अप हो जाएगा। उसने स्मोकिंग को लास्ट ईयर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द न्यूज डैश ट्रू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। न्यूज को हमेशा सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे प्लुरल में है, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर मानेंगे और यहाँ हो जाएगा द न्यूज इज ट्रू, है ना। मतलब जो खबर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कैनॉट रीड और राइट, जो कभी पढ़ लिख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे लिटरेट कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, स्कॉलर विद्वान कहते हैं, इलिटरेट अनपढ़ कहते हैं, या ग्रेजुएट स्नातक कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश हर ग्रेजुएशन। अब देखो इस क्वेश्चन को सेंस से समझते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक। हम अभी प्रेजेंट में है, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और इधर पास्ट है। तो प्रेजेंट में रह करके यदि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर में भी ये कह रहा है कि अगले साल तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब फ्यूचर में इस जगह पे कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विल हैव कंप्लीटेड। बाई नेक्स्ट ईयर से विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, मतलब अगले साल तक वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुकी होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। आई प्रेफर, अभी अभी हमने आपको एक बात बताया था कि कभी भी सीनियर हो, जूनियर हो, प्रेफर हो, इन्फीरियर हो, तो हमेशा कंपैरिजन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। सो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, देन कॉफ़ी नहीं। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी बिल्कुल गलत होगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना। मतलब मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ठीक है। प्रेफर मतलब पसंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट। अब देखो कभी भी सब्जेक्ट में आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कुछ भी दिख जाए तो ध्यान ये रखना है कि ये सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हैज इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको समझना है और इन सबको याद भी रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर। इसका आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। देखो कैसे हम वॉइस को चेंज करते हैं। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट को शो करता है उसे हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम लेट से स्टार्ट करके बना सकते हैं। लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट द डोर, उसके बाद बी शब्द का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसका वर्ब थर्ड लिख देंगे, मतलब लेट द डोर बी ओपनड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। लेकिन दूसरा भी बन सकता है। ओपन द डोर हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जैसे लिखा है पूरा ओपन द डोर। वर्ब वन से स्टार्ट होगा, टू के बाद V1 तो लगता ही है, और V1 हम क्वेश्चन का ले लेंगे ओपन द डोर। लेकिन ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशन में ये ऑप्शंस बहुत कम, रेयरली आते हैं। आपके जो ऑप्शंस रिपीट करते हैं वो इस तरह ये रूल से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो बना तो सकते हैं हम दो तरह से, बट फर्स्ट वन विल बी द राइट वन, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर 28 है, ही हैज़ बिन लिविंग हियर 4 years since। देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्वेश्चन है। आपको बताना है 4 और since में से कौन सा सही जवाब है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? 4 जो होता है सॉरी 4 जो होता है ये ड्यूरेशन को शो करता है ना, जबकि since जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। जब किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खड़े हैं तो since यूज़ करो। यदि किसी ड्यूरेशन का, जैसे 4 घंटे से, 4 सालों से, 5 मिनट से, ऐसे कहीं कोई ड्यूरेशन की बात करता हो तो 4 यूज़ करेंगे। तो 2010 जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए? सिंस होना चाहिए, ना कि 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सारी बारीक आंसर्स पता होने चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओहो हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब देखो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही तरीके से पंक्चुएटेड है। पंक्चुएटेड का मतलब पंक्चुएशन मार्क का सही इस्तेमाल हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन एंड व्हाट ब्यूटीफुल सीन। सबसे पहले इसमें अ नहीं है तो दिस विल बी द रॉन्ग वन। अब इन दोनों में देखना है, जब भी हम किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कितना बेहतरीन सीन है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, तो ये हमारा एक सडन फीलिंग्स को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है। और ऐसे चीज़ों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन साइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द लास्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून। आपको बताना है इस इडियम का क्या मतलब है। अब देखो, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि कभी कभी, बहुत ही रेयरली, है ना, बहुत ही मुश्किल से कभी कभार दिख जाना। तो डेली नहीं होगा, फ्रिक्वेंटली मतलब भी बार बार होता है। नेवर मतलब कभी नहीं का सेंस भी नहीं जाएगा, कभी कभी, रेयरली, बहुत ही मुश्किल से कभी कभार दिख जाता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोग सारे जितने भी आज इंपॉर्टेंट 30 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेफ स्कोर को, जो भी आपने स्कोर किया हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, इस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करते रहें तो आप एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन करेंगे। ये हमारा और आपके साथ से हो सकता है ना। तो चलिए, इसी तरह से आपका इंग्लिश पायर साथ देता रहेगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं, उसे हम लोग इसी चैनल पे सारे कवर करेंगे। और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए सारे मॉक टेस्ट के माध्यम से हम लोग सारा चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट में लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम ढेर सारे मॉक टेस्ट को लाने वाले हैं इस चैनल पे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको इस चैनल में कुछ भी मज़ा आया हो, सीखने को मिला हो, आपको लग रहा है इस चैनल से कुछ सीख रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।